सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे सवाल जो आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में। टोटल आपसे 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इंस्ट्रक्शन को सुनिएगा। बेस्ट तरीका होगा कि आप सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ले, अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करें, उसके बाद ये प्रिंटेबल फॉर्मेट की पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसको टाइम बाउंड मैनर में आप पहले सॉल्व करें। 16 क्वेश्चंस का मतलब है कि आप रफली यहाँ पे अपना जो है 35 मिनट्स के आसपास समय दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो भैया ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ 2023 ही नहीं, आपको इस चैनल से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल जाता है, एवरी सिंगल क्वेश्चंस ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो आपके पास हमारे चैनल में 2020 का सवाल भी सॉल्व है, 2021 के भी सॉल्व है, 2022 के जून और जुलाई दोनों अटेम्प्ट के हैं और 2023 के सर जनवरी अटेम्प्ट के भी सवाल है। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके अलावा जितने भी और चैप्टर के हमारे पास प्लेलिस्ट है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट, चलिए तो इसको अब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये हमारा और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 6 और 1 का मतलब है कि ये सवाल आपसे 6 अप्रैल को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन है जो कि आप इवेंट थियरी में भी पढ़ाई करते हैं। हमसे कहता है कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ शेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एट व्हाट। तो सर इस सवाल में आपको ये एक शेल दे रखा है, यानी कि अंदर से ये खोखला है, हॉलो है और आपका जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे है। तो आपको इस केस में पता होना चाहिए कि अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात जीरो होता है और आपको जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर हम बात करें बाहर के किसी पॉइंट पे, यानी कि अगर आर आपका कैपिटल आर से बड़ा है, इन दैट केस वी इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। यानी सर अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट और बाहर में पोटेंशियल इज इनवर्सली वेरिंग विथ आर। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में ग्राफ दिख रहा होगा, ये आपका कांस्टेंट है और फिर आपको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां वाला ये वाला ग्राफ इसलिए गलत है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ आपको इस तरीके से कर्व्ड रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपसे 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब अगेन ये जो सवाल है थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था एंड इवन आफ्टर चैलेंजिंग दिस क्वेश्चन इसका आंसर जो है एनटीए ने कुछ और दिया है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही केसेस को डिस्कस कर लेंगे कि इसका सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए एंड एनटीए ने इसका जो आंसर दिया है वो क्या सोच के दिया है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। A dipole comprises of two charged particles of identical magnitude q and opposite in nature. The mass m of positive charged particle is half of the mass of the negative charged particle. समझिएगा, और फिर आपने क्या किया? The two charges are separated by a distance L. If the dipole is placed in a uniform electric field E in such a way that dipole axis makes a very small angle with the electric field, the angular frequency of the oscillation of dipole when released is how much? तो इस प्रकार का इवन आप डेरिवेशन भी करते हो कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसको हल्का सा अगर आपने थीटा एंगल से घुमा के छोड़ दिया है तो वो ऑसिलेट करता है, उसका आप टाइम पीरियड भी निकालते हो। लेकिन वो डेरिवेशन में दोनों ही आपके चार्जेस के मासेस सेम होते थे, यहाँ पे मासेस अलग अलग है। सो मुद्दे की बात यह है कि आप इस प्रकार का कुछ डायग्राम बना ले कि आपके पास ये एक डाइपोल है एंड लेट अस से कि सर ये मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे बना दिया मैंने -q + q। और हमसे कहता है कि पॉजिटिव चार्ज का मास अगर m है सो दैट इज हाफ ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी सर नेगेटिव चार्ज का मास 2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भैया अगर ये डाइपोल रोटेट करेगा तो वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट तो सर यही कहता है, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये हुआ इसका सही अप्रोच, सही लॉजिक, सही कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल में यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि दिस एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ऐसा नहीं कहा गया है कि ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट मजबूर है घूमने के लिए। अगर कोई मजबूर नहीं है तो वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा।
अब सर सवाल उठता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो भाई साहब ये वाली मास m है, ये वाली मास 2m है, तो आप सेंटर ऑफ मास नहीं ढूंढ सकते क्या? सेंटर ऑफ मास भारी वाली मास के करीब रहा होगा, तो ये आपको कहीं सेंटर ऑफ मास c रहा होगा। और सर हमारे पास ये जो सेपरेशन है बिटवीन द टू चार्जेस वो l दे रखा है। दिस थिंग इज योर l, ठीक है। ये वाली चीज सर हमको l दे रखी है। तो क्या आप ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सॉल्व नहीं कर सकते? आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखेगा कि सर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस l/3 है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है सर वो मेरे को 2l/3 है। कैसे सर? अरे भाई सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल लो, ये आपका सेंटर ऑफ मास है ना, और आप चाहो तो इसी को ही अपना एक्स एक्सिस बना लो, और ये वाला जो मास 2m है उसको ले लो ओरिजिन पे 0,0, तो सर इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा l,0। अब लगा लो यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी और m1 x1। तो सर यहाँ पे 2m इंटू 0 यानी कि 0 प्लस यहाँ पे सर m इंटू l, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 3m। तो देखिए ये आ गया आपको l/3, ये आपको आ गया l/3। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो हमने यहाँ पे चलिए निकाल लिया है। अब क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए कि इस प्रकार से था, और हमसे सवाल में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में बहुत छोटा सा एंगल थीटा था। ये थीटा के रखने के बाद आपने सिस्टम को रिलीज किया, तो आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। आप जब टॉर्क देखेंगे, P क्रॉस E देखेंगे, तो वो टॉर्क इस डाइपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस डाइपोल को मीन पोजीशन की तरफ ही लेके जा रहा है, यानी कि सर SHM तो करेगा। अब आपको पता करना है कि इस पे इस समय ये टॉर्क कितना लग रहा है, बिकॉज दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है सर। जहां तक इस टॉर्क की बात है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहां पे दैट इस वाले चार्ज पे एक काम करो, ये कोऑर्डिनेट्स को तो हटा सकते हो, इसका कोई काम नहीं है। इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा, वो QE ऐसे लग रहा है, और इस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है वो QE ऐसे लग रहा है। तो दोनों ही फोर्सेस का अपने टॉर्क लिख सकते हैं इस पॉइंट C के अबाउट। तो इस वाले फोर्स का क्या हो जाएगा टॉर्क? QE मल्टीप्लाइड बाई दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, that is your 2l sin theta, 2l/3 sin theta प्लस, और इस वाले फोर्स की बात करेंगे तो सर ये हो जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/3 sin theta। दिख रहा है ना सर, ये वाली चीज l/3 है, तो ये वाली चीज तो l/3 sin theta होगा। तो सर QE l/3 sin theta इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये वाला मास एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 2l/3, तो m 2l/3 का होल स्क्वायर बोले तो 4l²/9 प्लस ये वाला मास 2m है, और इसका दूरी एक्सिस से l/3, तो l/3 का स्क्वायर l²/9 दिस इनटू अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको ऐड करने के बाद बचेगा सिर्फ QEL साइन थीटा, और क्योंकि एंगल थीटा बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा को थीटा मान लोगे। यहां पे आप जब ऐड करोगे तो 6/9 आएगा, यानी कि सर वो हो जाएगा 2/3 ml² इंटू अल्फा। तो यहां से देखा सर L से L मेरा कट गया, मर गया, सो दिस इज योर 3QE डिवाइडेड बाई 2ml इंटू थीटा, और बस यही हमें चाहिए होता है। तो सर थीटा के साथ जो भी टर्म चिपका हुआ है वही मेरा ओमेगा स्क्वायर यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सर यहां से दिखता है कि सर ओमेगा की जो वैल्यू है दैट शुड हैव बीन 3QE डिवाइडेड बाई 2ml। लेकिन ऑफ कोर्स आप यहां पे देखेंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ये इसका सबसे सही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि एनटीए ने कौन सा ऑप्शन दिया था, राइट, एंड उसके पीछे क्या उनकी मंशा रही। तो उन्होंने ऐसा मान के चला है कि भैया ये जो सिस्टम है वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा है, वो ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट घूम रहा है। क्या तो सवाल में इनको कहीं पे लिख देना चाहिए था कि सिस्टम इज कंस्ट्रेंड, वो मजबूर है कि उसी के
अबाउट घूम सकता है, ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट घूम सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर लेके सॉल्व करें, है ना, तो यहाँ पे इस सी को यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपने बोला कि सर ये पूरा सिस्टम ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट घूम रहा होगा, यानी कि सर ये डिस्टेंस भी l/2 है और सर ये डिस्टेंस भी अब l/2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बदलावें आई, क्या क्या चीज़ों में बदलाव आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। फिर से आप यही इक्वेशन लिखोगे टॉर्क वाली। अब लेकिन आप जब टॉर्क लिखोगे तो QE इंटू l/2 साइन थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया आज भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है आपका। तो यहाँ पे आप लिखोगे आप QE l/2 साइन थीटा, और सेम टॉर्क इस वाले QE का भी होगा, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात कर रहे हैं तो m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर ml²/4। और इस वाले मास की बात अगर आप बात करो तो ये सर 2m मास है, सो 2m l²/4, दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। नाउ लुक हियर केयरफुली, सो दिस बिकम्स योर QEL, साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, दिस फेलो बिकम्स योर 3ml²/4 इंटू अल्फा। तो यहाँ से सर एक L से L मेरा गया, ठीक है, एंड यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 4QE डिवाइडेड बाई 3ml इंटू थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा के साथ जो टर्म यहाँ चिपका हुआ है दैट इज 4QE बाई 3ml, यानी कि जो आंसर अब अपने को निकल के आ रहा है दैट इज योर 4QE डिवाइडेड बाई 3ml, विच वॉज योर ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो यहाँ पे मेरा काम था कि आपको दोनों ही पक्ष बता देना कि क्या सही है, लेकिन क्या फॉलो किया गया था, राइट। तो मेंस है इस प्रकार के हर शिफ्ट में एक आध सवाल में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रही जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r with a distance small r from center O is represented by। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये थियरी में आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। सवाल में देखिए आपको इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर बोला है, यानी कि चार्ज इसमें पूरे अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर इस प्रकार का आपके पास कोई सिचुएशन होता है तो इसके अंदर में, यानी कि फॉर r लेस देन कैपिटल R, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू योर KQ/R3, यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है। और सर अगर हम बाहर वाले किसी पॉइंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको सही दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेम ग्राफ आपको इवन ग्रेविटी के केस में होता है इन टर्म्स ऑफ योर सॉलिड स्फीयर मास, ठीक। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट is this much, placed in a uniform electric field this much, in such a way that dipole moment is along electric field। तो शुरुआत में सिचुएशन क्या है कि ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है। फिर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, इस डाइपोल को 180 डिग्री घुमा दिया, राइट। तो बाद में क्या हुआ, बाद में कहानी कुछ ऐसी हो गई, ठीक बात है। अच्छा, यानी सर शुरुआत में एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0 डिग्री और बाद में दिस बिकम्स योर 180 डिग्रीज, राइट। अच्छा, हमसे क्या बोल रहा है, द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय 180 डिग्री इन दिस फील्ड विल बी हाउ मच, हमसे वर्क डन पूछ रहा है। तो जनाब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका वर्क डन होने वाला है दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा यू। नाउ डेल्टा यू इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपका फाइनल फोटो है। तो सर व्हाट इज यू फाइनल, अगर हम इसमें बात करें यू फाइनल की, यू का फॉर्मूला ही होता है -P.E, समझिएगा, -P.E, और डॉट ई का मतलब है cos 180 डिग्री इन दिस केस। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सर ये तो प्लस PE है,
और अगर सर हम इसकी बात करें यू इनिशियल की, तो यहां पे आपको दिखना चाहिए दिस इज नथिंग बट योर अगेन माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, सो दिस इज नथिंग बट ओनली माइनस पीई। तो आप यहां पे लिखो u फाइनल इज पीई और u इनिशियल इज योर माइनस पीई। तो सर टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीई। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है और नीचे में आपके पास 1.5 10 टू द पावर 3 बचता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास क्या है, दिस इज योर 2 इंटू 1.53 36 18 टाइम्स योर 10 टू द पावर माइनस 3 और हमें यही तो दिया है, हमें आंसर देखिए मिली जूल्स में दिया है। सो दिस इज नथिंग बट योर 18 मिली जूल्स विच इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला भी अगर ध्यान में होता तो आप इस सवाल को निकाल सकते थे। अब बताइए ये इससे ज्यादा आसान सवाल क्या ही हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज दिस मच, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज हाउ मच। सो बेसिकली आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर देना है और आपसे यहाँ पे R पूछा जा रहा है, आपसे R पूछ रहा है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एंड V इज योर 50 वोल्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आपको कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 10, सो दिस बिकम्स योर 0.9 मीटर या फिर आप इसको कह सकते थे 90 सेंटीमीटर विच इज वन ऑफ द ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो लगातार 2 क्वेश्चन आपने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब यहां पे थोड़ा सा आपको जो है बेटर क्वालिटी हो गया, कॉन्सेंट्रिक शेल्स की कहानी आ गई इसके अंदर। कहता है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक शेल्स x, y एंड z ऑफ रेडियस a, b, c रेस्पेक्टिवली, जहां पे a स्मॉलर दैन b, b स्मॉलर दैन c, हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। तो सबसे पहले तो भैया 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना लो, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हमने यहां पे देखिए बना लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, बढ़िया है। अच्छा, सबके नामकरण करें। अंदर वाला जो है आपको x है, बीच वाला आपको y है और सबसे बाहर वाला आपको z कहा गया है। तीनों का रेडियस भी जनाब आपको प्रश्न में बताया गया है, इसका रेडियस, इसका रेडियस एंड इसका रेडियस। क्या है सर इन सभी के रेडियसेस? a, b एंड c। दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां पे सिग्मा है, यहां पे माइनस सिग्मा है, यहां पे सिग्मा है। ठीक है, द शेल x एंड z आर एट सेम पोटेंशियल इफ रेडियाई ऑफ x एंड y आर 2 and 3 देन रेडियस ऑफ शेल z इज हाउ मच। अच्छा, आपको इस सवाल में a और b का रेडियस दिया है, हमसे c का रेडियस पूछ रहा है हमको, लेकिन ये बात बोलता है कि x का पोटेंशियल और z का पोटेंशियल सेम है। हमसे कहता है कि पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ z। अब सवाल उठता है कि क्या आपको लिखना आता है कि एक कॉन्सेंट्रिक शेल में किसी भी शेल का पोटेंशियल टोटल कैसे लिखते हैं, राइट? वो भी वीडियो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर है, नहीं जानते हैं तो उसको जरूर से देखिएगा। सर यहां पे अगर हम बात करें, एक काम करो आप इस वाले पे ना x पे जो टोटल चार्ज है उसे Q1 बोल दो, y पे जो टोटल चार्ज है उसे Q2 और इस पे जो चार्ज है उसे आप Q3 बोल दो। ठीक बात है। तो सर x सरफेस का जो टोटल पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से हो जाएगा k Q1 बाई a, Q2 की वजह से हो जाएगा k Q2 बाई b, क्योंकि Q2 के लिए शेल x एक अंदर वाला पॉइंट है, राइट? और Q3 के लिए भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा k Q3 बाई c। दिस इज इक्वल टू, अगर हम z की बात करेंगे तो Q1 के वजह से z के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू k Q1 बाई c, Q2 के वजह से k Q2 बाई c और Q3 के वजह से k Q3 बाई c। एक बारी हमने इस चीज को समझा है, k को तो आप यहां से उड़ा ही दो, कोई इसकी मतलब नहीं है। व्हाट इज Q1? Q1 is charge density into surface area. Charge density is sigma and A radius है तो surface area हो जाएगा 4 pi a square। इस चीज को लिखते चले। Q2 में माइनस सिग्मा लेना है तो ये आ जाएगा आपको माइनस सिग्मा 4 pi b square by b।
दिस बिकम्स योर सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। सेम कहानी आप यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 Q3 में, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो सर सबसे पहले ये 4 पाई सिग्मा सर दोनों तरफ से हम कट कर सकते थे। ठीक है सर, कट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ए है, यहाँ पे सर बी स्क्वायर बाई बी आपको माइनस बी है, प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और ये आपको सी है। तो सर सी और सी तो आपस में कट जाएगा, मर जाएंगे ये लोग तो आपस में। LHS में आपको दिख रहा है a माइनस बी। RHS में अगर तुम ध्यान से देखो c कॉमन ले लोगे तो ऊपर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में आपके पास एक c तो है ही। तो सर a माइनस बी मर गया और c की वैल्यू निकल के आ रही है a प्लस बी। खत्म, c की वैल्यू निकल के आती है a प्लस बी। हमें a और b की वैल्यू 2 और 3 दे रखी है, तो सर 2 प्लस 3, सो द फाइनल आंसर बिकम्स योर 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्लियर एकदम। अच्छा ध्यान से देखिए, अच्छा ये जो सवाल है ना, ये सवाल बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको डालना चाहिए था, यहाँ पे सवाल आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इन अ मेटालिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। देखिए सबसे पहली बात है कि कंडक्टर के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हाई टू लो नहीं, वो लो टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। समझिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने 2 पॉइंट चुना है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो जाहिर सी बात है कि 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन आपको राइट साइड है, यानी इधर हाई पोटेंशियल रहा होगा, इधर लो पोटेंशियल रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर तुम बात करो, एक नेगेटिव चार्ज की बात करो, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो लेफ्ट साइड लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स इधर लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने को समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है आपको। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है, इट ड्रिफ्ट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो सर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सर कंडक्टर के अंदर ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमेशा नहीं मूव करता है। क्यों? ये ड्रिफ्ट कर रहा होगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपस में इनका कोलिजन भी हो जाता है, राइट। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है, उसके अपोजिट मूव करता है। सो जस्ट बाय रिजेक्शन आप इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 2 टिक कर सकते थे। बच्चों को तकलीफ आई थी इस वाले बात पे कि सर कर्व्ड पाथ के बारे में कभी सुना नहीं है। ये इसीलिए कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी 2022-23 से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है फिजिक्स में। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। उस सॉल्व्ड एग्जांपल में इस बात को मेंशन किया गया है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं, वो कर्व्ड पाथ है। ठीक है, और इसके पीछे आपका जो लॉजिक आप सोच सकते हैं, ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अमंग इटसेल्व्स, राइट। चलिए अच्छा है सर, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट cylindrical wire having uniform linear charge density this much in a circular path under the influence of attractive electrostatic field as shown in the figure. The velocity of electron with which it is revolving is dash into 10 to the power 6 meters per second. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको प्रश्न में सवाल में दे रखा है। आपके पास क्या है, आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज समझ लीजिए, चार्ज वायर है जिसका आपको लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये जो आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है वो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स टुवर्ड्स द वायर लगा रहा है। तो सर यही कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर पाथ में टिक जा रहा है। इस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉन है
वो देखिए सर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अब हमसे यही कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या है। सिंपल सी बात है, यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स आपको रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। एंड व्हाट इज दिस फोर्स? दिस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k λ/r, राइट। यहां से mv²/r। अगर हम ध्यान से देखें तो सर मेरा आर आर यहां से कैंसिल आउट हो रहा है और आपको यहां से v जो निकल के आ रहा है दैट इज 2k λe डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट, ठीक है। तो सर यहां से v कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 into 9 into 10 to the power 9 multiplied by the lambda is this much, that is your 2 into 10 to the power minus 8 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 whole divided by इलेक्ट्रॉन का मास 10 into 10 to the power minus 31 kgs। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 to the power माइनस 19 माइनस 8 इज माइनस 27। तो अगर माइनस 31 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये +4 बन जाएगा। +4 का मतलब है कि 10 to the power 19 को हटा के हम यहाँ पे 13 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है ये आपका 4 इंटू 1.6 से 6.4, तो 64 इंटू 10 to the power 12 बोल सकते थे, यानी कि 8 इंटू 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 10 to the power 6 है, यानी कि सर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 निकल के आने वाली है। खत्म, दैट्स इट। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में आपसे क्या बोलता है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 चार्जेस है। एक चार्ज आपको यहाँ बॉटम पे है और एक चार्ज आपको यहाँ पे कहीं है, और सरफेस स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। दोनों ही चार्ज आपको सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी Q0 है, ठीक है। आपको चार्ज का मासेस भी पता है, दैट इज योर 20 ग्राम्स। चार्जेस का मास 20 ग्राम्स है, चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। Assume that there is no friction between charge and the plane. For the system of 2 point charges to be in equilibrium, the height h is x into 10 to the power minus 3। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, हमें बेसिकली ये हाइट सॉल्व करना है। समझ में आ रही मेरी बात? आपको मुद्दे की बात ये है कि आपको ये हाइट सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल में जो इनहेरेंट फ्लॉ है, हमसे कहता है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए। देखिए Q0 पे क्या फोर्स लग रहा है? Q0 पे धरती माँ का फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ये एंगल अपना थीटा है, तो Q0 पे धरती माँ का फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा। एंड नीचे वाला Q0 ऊपर वाले Q0 पे एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा इस प्रकार से, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सर ये वाला Q0 तो रेस्ट पे आ भी सकता है अगर Fe mg साइन थीटा को बैलेंस करते हैं, लेकिन सर ये वाला जो चार्ज बॉटम मोस्ट पे रखा हुआ है, इस पे तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्शन फोर्स ही लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम ऐसा मान भी ले कि सर ये वाला चार्ज जो है, अब ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाला चार्ज आपको कहाँ रखा है, इंक्लाइन के ऊपर जस्ट है या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। भैया कहीं पे भी हो जाए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको राइट साइड तो मूव करा ही सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चार्ज को इंक्लाइन पे भी मानते हो तब भी mg साइन थीटा Fe की तरफ है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तब भी आपको ये mg ऐसे लग रहा होगा और हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा। एनीवेज ये Fe तो आपको बच ही जाएगा, तो ये चार्ज तो मूव कर ही जाता। तो सवाल में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन करना चाहिए कि नीचे वाला चार्ज जो है वो आपको फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता, या कुछ बताए उसके बारे में, राइट। तो ये है इस सवाल का इनहेरेंट फ्लॉ, बट फिर भी हमको इतना बहुत अंदाजा लग गया है कि भैया हमको ये वाले Q0 को ही बैलेंस करना था, है ना। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो आप यहां पे बोलोगे कि सर जो मेरा mg साइन थीटा है वो Fe के बराबर है, और Fe क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 यानी कि k Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन बोले तो इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। आपने अगर इसे r बोल दिया है तो आप यहां पे लिखते आर स्क्वायर, लेकिन सर ये जो h है, ये जो सर h है वो तो सर r साइन थीटा है ना, दिख रहा है ना, r साइन थीटा है, और सर थीटा कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्रीज, विच मीन्स h इज इक्वल टू r साइन 30 का मतलब है 1/2, तो सर r जो है वो तो 2h के बराबर है।
तो एक काम करो, अभी से ही यहाँ पे आर स्क्वायर ना लिख के 2h का स्क्वायर लिखो, विच इज योर 4h स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हमें h सॉल्व करना है। एक और काम कर लो, यहाँ पे भी जो साइन थीटा है उसको भी लिख डालो साइन 30 डिग्री, विच मीन्स 1/2। तो सर एक एक 2 तो यहाँ से हम चलिए उड़ा ही देते हैं। तो हमको दिख रहा है कि सर h स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mg। तो हमें h चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। हमें सिर्फ h चाहिए तो हमने यहाँ पे अंडर रूट मारा, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट इज 2 माइक्रोकूलम, तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई मास इज 20 ग्राम्स, विच मीन्स 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ इंटू ग्रेविटी इज योर 10। तो अपने को है ना इसको ही सॉल्व करना है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ पे, तो भैया आपके पास 1 0 1 0, तो 10⁻⁻1 बच रहा है यहाँ पे। 10⁻⁻1 का मतलब है कि सर ये वाली चीज़ को हम कट करके 10⁻10 बना सकते थे, ठीक है। ये वाली 4 है, 2 और 2 इसको भी कट कर देगा। सो यहाँ से हमको सर h की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पे आपके पास 9 है और यहाँ पे आपके पास 10⁻⁻2 बचता है, -2। सो वी कैन सी 3 इंटू 10⁻⁻1 हमको दिख रहा है, यानी कि सर 300 इंटू 10⁻³ दिख रहा है। जबरदस्ती ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे 10⁻³ था, यानी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू सर अपने को 300 है। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। अगर तुम ध्यान से देखो, असर्शन रीजन है, हमको समझना है कि ट्रू है कि नहीं है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस मच इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। आपके पास एक डाइपोल मोमेंट है, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे -q रहा होगा तो यहाँ पे +q रहा होगा। हमसे कहता है दिस एंटायर थिंग इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स 0 होना चाहिए, बिकॉज फ्लक्स इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भैया ये +q है, ये -q है, तो टोटल चार्ज तो सर 0 हो जाता है। तो सर फ्लक्स 0 होना चाहिए, वही बोला है क्या, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी 0, यानी कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये ऊपर वाले का सही रीजन भी तो है, अपोजिट चार्जेस था, सेम मैग्नीट्यूड का था, तभी तो टोटल चार्ज 0 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। खत्म, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, PYQs अगर किया है तो आप इस सवाल को हल्के में निकाल के खेल देंगे। 64 identical drops each charged up to potential of 10 millivolt are combined to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be how much? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 64 identical drops है, आपके पास 64 identical drops है, ऐसा करके छोटे छोटे आपके पास बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, कट 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 ऐसा करके आपके पास 64 ड्रॉप्स हैं। इन सब को आपने मर्ज करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया, ठीक है, आपने एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया, ठीक बात है। ये जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं इनकी रेडियस r मान लेते हैं और इन पे चार्ज q मान लेते हैं। तो सर जो बड़ा वाला ड्रॉप होगा इसका रेडियस लेट अस से कैपिटल R है, और हर छोटे छोटे ड्रॉप पे अगर स्मॉल q चार्ज था तो टोटल कितना हो गया 64 q चार्ज, यानी सर फाइनली बड़े वाले ड्रॉप पे 64 q चार्ज है, ठीक है। अब सर अभी शुरुआत में किसी एक ड्रॉप की अगर हम बात करें तो इसका जो पोटेंशियल है वो है 10 मिलीवोल्ट्स। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल सर होता है इसके सरफेस पे KQ डिवाइडेड बाई R, ठीक है। हमें जानना है कि फाइनली पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पे V1 की वैल्यू सवाल में अपने को दे रखी है 10 मिलीवोल्ट्स। सर बाद में आपका रेडियस कितना है वो जानने के लिए दोनों तरफ के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, ड्रॉप्स आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ड्रॉप बना है ना, तो वॉल्यूम तो सेम रहा होगा। सर शुरुआत में 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, बाद में एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बनता है ऑफ रेडियस कैपिटल R।
4/3 4/3 मर जाएगा तो कैपिटल R इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल r। यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो सर ये जो फाइनल मेरे को स्फीयर आ रहा है इसका पोटेंशियल जो होगा दैट इज इक्वल टू k टाइम्स इस पे जो चार्ज है 64Q और इसका रेडियस कैपिटल R है विच इज नथिंग बट योर 4r। तो यहाँ पे लिखा 4r, सो दिस बिकम्स 16 टाइम्स KQ/R। और सर KQ/R की वैल्यू तो V1 है और V1 सर 10 मिली वोल्ट्स था। तो सर फाइनल आंसर इज योर 160 मिली वोल्ट्स। और हमसे आंसर मिली वोल्ट्स में ही पूछा था तो 160 हम लिख के आ जाएंगे। हर चीज चेक करना है कि आपका यहाँ पे आंसर मिली वोल्ट में लिखना था कि किस में लिखना है। बच्चे यही चीज कभी कभी चेक नहीं करते और आंसर लाने के बावजूद गलत चीज को टिक मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, two charges each of magnitude 0.01 coulomb and separated by a distance of 0.4 millimeter constitute an electric dipole। यानी कि अपोजिट पोलैरिटी रहा होगा, मैग्नीट्यूड सेम है 0.01 कूलम। If the dipole is placed in an uniform electric field of 10 डाइन per coulomb, देखिए यूनिट्स के साथ खेल गए हैं। 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन, है ना। ये आपको बस ध्यान रखना है ना। डाइन आपका बेसिकली CGS यूनिट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सर है 10 टाइम्स 10 to the power -5 न्यूटन पर कूलम, बोले तो 10 to the power -4 न्यूटन पर कूलम। 30 डिग्री एंगल है, आपसे टॉर्क पूछ रहा है। अब देखिए अब तो काम खत्म हो गया, PE sin थीटा। अब आपके पास यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। चार्ज इज 0.01, सेपरेशन बिटवीन दैम इज 0.4 millimeter, so 10 to the power -3। electric field is 10 to the power -4 and sin 30 degree is your 1/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें मेरे पास यहाँ पे 0.4 है, 0.01 है, तो हम इसको लिख सकते थे 4 × 10 to the power -3। -3 एक और है -6, यहाँ पे आपके पास है -10 और नीचे में आपके पास एक 2 बचता है। तो 2 × 10 to the power -10 न्यूटन मीटर जो है वो मेरा जवाब बनेगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। राइट, तो यही इस सवाल में कैच था। आपको कन्वर्जन के बारे में ध्यान होना चाहिए था। अब देखिए ये सवाल क्या है कि बच्चे है ना पूछते हैं कि सर ये कैसे करना था। भाई ये तो आपको बड़ा ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। बस ये सवाल है, आपको जबरदस्ती क्रिएट किया गया एक सवाल। A thin infinite sheet charge and an infinite line charge of respective charge densities sigma and lambda are placed parallel at 5 meter distance from each other। So मुद्दे की बात यह है कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है। ठीक है, ये लाइन चार्ज वायर है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमसे 2 पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया है। पॉइंट्स P and Q are 3/π मीटर एंड 4/π मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टूवर्ड्स द शीट। अच्छा, सो लाइन चार्ज वायर से शीट के तरफ आपने यहां पे 2 पॉइंट्स का जिक्र किया। एक आपको है पॉइंट P जो कि 3/π है, तो 3/π 4/π से कम है, तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट P रहा होगा, ये वाला पॉइंट Q रहा होगा। ठीक बात है, राइट। दिस डिस्टेंस इज योर 3/π एंड दिस इज योर 4/π। EP and EQ are the magnitudes of resultant electric field intensities at point P and Q respectively। अगर EP और EQ का रेशियो 4/A है तो हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ EP एंड EQ। देखिएगा P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा के वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट साइड, दैट इज योर 2k लैम्डा बाई जो डिस्टेंस है। यानी सर P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज योर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2k लैम्डा बाई r। अब लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या तो 2k लैम्डा बाई r लिखो या फिर आप इसको लिखो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब हम
लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3/π दूरी पे लिख सकते थे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह हम लिखते यहाँ पे 3/π, तो पाई सर ऊपर चल जाता, होल डिवाइडेड बाई, अब Q की बारी है, तो सर Q पॉइंट पे सिग्मा की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। लैम्डा की वजह से कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4/π, तो सर 4 ऊपर है और पाई अपना 4 नीचे और पाई अपना ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो तो पाई से पाई आपका यहां पे मर जाने वाला है। दूसरा पॉइंट, सर लैम्डा जो है वो 2 सिग्मा के बराबर है, लैम्डा 2 सिग्मा के बराबर है, तो जहां जहां लैम्डा है उसको 2 सिग्मा से रिप्लेस मारो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक 2 भी है, राइट। अच्छा एक और काम करो ना, इस 2 को तो उड़ाई दो, यहाँ पे भी 2 है, 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 ये भी आपका उड़ गया, इवन एप्सिलॉन नॉट भी उड़ रहा था, उसको भी हटाओ, राइट। तो ऊपर में आपका सिग्मा माइनस लैम्डा की जगह हम यहाँ पे लिख सकते थे 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे आपके पास सिग्मा माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आपका सिग्मा भी चला गया, बढ़िया है। सो दिस इज योर 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/4, यानी कि सर 1/2। ठीक है, तो सर न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 1/3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है हाफ, सो दिस बिकम्स योर 2/3, या फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4/6। अब तुम अगर देखो तो सर यहाँ पे 4/a है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर। तो बड़ा पेशेंटली सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, क्यों नहीं निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल तो PYQ में भी है ना, 2-3 बारी पूछा जा चुका है। A 10 microcoulomb charge is divided into 2 parts and placed at 1 centimeter distance so that repulsive force between them is maximum. The charges of 2 parts are how much? आपको तो रिजल्ट अगर ध्यान में है तो फटाक से आंसर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते थे, नहीं ध्यान में है, आपके पास 10 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है, राइट। हमें इसे 2 हिस्सों में बंटवारा करना है। मान लीजिए कि एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज सर 10 माइनस Q हो जाता। अब इस दोनों चार्ज को आपने किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखना है, दैट डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि आपने इसको R सेपरेशन पे रखा है, तो हमें जानना है कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इनके बीच में रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम हो। नाउ व्हाट इज रिपल्शन फोर्स? रिपल्शन फोर्स इज KQ 10 माइनस Q डिवाइडेड बाई R², दिस इज द रिपल्शन फोर्स। ठीक है, हमसे चाहता है कि भैया ये फोर्स मैक्सिमम हो। ये फोर्स तब मैक्सिमम होगा अगर आपको इस फोर्स को मैक्सिमम करना है तो dF बाई dQ शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अपने को ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, सो ये आपको 0 होना चाहिए। सो बेसिकली इस पूरे फंक्शन को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और 0 के बराबर कर देना। K बाई R² आपको कांस्टेंट है तो उसको आप हटा सकते हो, सिर्फ आपको इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज हाउ मच, दिस इज योर 10Q माइनस Q²। इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने का मतलब है 10 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर Q की वैल्यू देखिए 5 आ जाती है, तो सर ये भी 5, तो 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5। सो बेसिकली दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी आपको रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। सिंपल है, रिजल्ट ध्यान में रखना, बंटवारा करना है तो आधा आधा बंटवारा करना है अपने को। यहां पे आपके पास क्या है, 3 point charges Q minus 2Q and plus 2Q are placed on the x-axis at a distance so and so। आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, आपको R की वैल्यू दे रखी है। The magnitude of net force experienced by charge minus 2Q is how much? ये वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ध्यान से देखेंगे तो सर ये 3/4R है, इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ये R/4 है। सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा विथ फोर्स F1, और ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विथ अ फोर्स F2। सर साफ साफ दिखता है कि F1 F2 से ज़्यादा ही होगा। एक तो ये चार्ज 2Q ज़्यादा, ऊपर से ये सेपरेशन भी कम है,
ये चार्ज छोटा भी है और ये सेपरेशन भी ज़्यादा है। तो सर नेट फोर्स की अगर हम बातचीत करें तो वो F1 माइनस F2 ही होना चाहिए। नाउ व्हाट इज F1? F1 फोर्स का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो K 2Q इंटू 2Q कर देंगे तो 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज R बाई 4, दैट इज योर R स्क्वायर बाई 16 माइनस K 2Q इंटू Q इज 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R बाई 4 का स्क्वायर, यानी कि 9R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16 ऊपर में। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखिए 16 और रादर हम यहाँ पे 32 कॉमन निकाल सकते थे, 32 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 2 बच रहा है और यहाँ पे आपके पास बच रहा है 1 बाई 9। So I can see this is your 32 times 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q की वैल्यू इतनी है, उसका स्क्वायर किया तो 4 into 10 to the power minus 12 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर मारा तो 4 into 10 to the power minus 4 multiplied by this is your 9 2 18 17 तो 17 upon 9। तो सर यहाँ से 9 से 9 मेरा मर गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 to the power minus 4 10 to the power minus 12 is minus 8, तो यहाँ से सर ये शून्य चला गया। सो दिस बिकम्स 32 इंटू 10 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 34 एंड 54 4, so this becomes your 5440 and this becomes your final answer 5440 न्यूटन। ठीक है सर, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल वाली इसमें कोई बातचीत है ही नहीं। The electric field due to a short electric dipole at a large distance r from the center of a dipole on the equatorial plane varies with distance as how much। तो भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक डाइपोल मोमेंट P इस प्रकार से है, तो इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी r डिस्टेंस पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था दैट इज योर PK डिवाइडेड बाई R क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज लाइक दिस। तो यहाँ पे 1 बाई R क्यूब ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।